मरकजी सेहत सेक्रेटरी और इलेक्शन कमीशन की मीटिंग खत्म हो गई है। इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी सेहत को जनवरी के पहले हफ्ते में इजलास के लिए बुलाया है। जिन रियासतों में इंतखाबात होने हैं इसकी मुकम्मल रिपोर्ट के साथ मरकजी सेक्रेटरी सेहत को बुलाया गया है। 5 जनवरी के बाद अगली मीटिंग होगी। मीटिंग में केसेस, टीकाकारी और मरकज और रियासतों के तालमेल पर तफसीली रिपोर्ट मांगी गई है। मरकजी हुकूमत की जानिब से 15 से 18 साल की उम्र के नौजवानों को कोरोना से बचाव के लिए नई पेशरफ्त हुई है। 15 से 18 साल के नौजवानों की टीकाकारी के लिए कोविन ऐप को लॉन्च किया गया है। कोविन ऐप प्लेटफॉर्म के सरबराह RS शर्मा ने बताया कि 15 से 18 साल के बच्चे टीकाकारी के लिए 1 जनवरी 2022 से ऐप के जरिए अपने नाम रजिस्टर करवा सकेंगे। स्टूडेंट आधार कार्ड न होने की सूरत में अपने स्कूल का ID कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। वाज़ेह है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 2 रोज कबल 15 से 18 साल के बच्चों के लिए 3 जनवरी 2022 से टीकाकारी के आगाज करने का ऐलान किया था। उत्तर प्रदेश के वजीर सेहत अतुल गर्ग ने गाजियाबाद MMG अस्पताल का मुआयना किया और कोरोना से निपटने के लिए जरूरी तैयारियों का जायजा लिया। प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग हमारे साथ है। सर, 16 मामले कोरोना के एक दिन में आए, 5 माह का रिकॉर्ड टूटा है, क्या व्यवस्था की जा रही है? आज आप जिला MMG अस्पताल में पहुंचे। देखिए, संतोष की बात तो ये नहीं आने चाहिए थे, लेकिन संतोष की बात ये है कि ज्यादातर लोग, जो 57 लोग इस समय आज एक्टिव में हैं, तो जिसमें से 2 लोगों की आज छुट्टी होने की उम्मीद है और बाकी 55 में से 2 या 3 लोग छोड़ करके सभी होम क्वारंटाइन है। इसका मतलब अभी कोई घातक असर नहीं हुआ है और मुझे ऐसा लगता है कि लोग अब समझेंगे, चेतावनी मिलनी शुरू हुई है तो लोग भी ज्यादा ध्यान रखेंगे। ओमिक्रॉन का खतरा भी ज्यादा बढ़ रहा है, तो उसको लेकर क्या क्या सावधानी बरती जा रही है? देखिए, चाहे ओमिक्रॉन हो चाहे कोविड हो, दोनों का इलाज और सावधानी एक जैसी है, दोनों की कोई अलग अलग नहीं है। ओमिक्रॉन के बारे में इतना फर्क है कि वो तेजी से फैलता है लेकिन घातक कम है। मुझे उम्मीद है कि सब कुछ ठीक ही होगा। बात करें पहली लहर की, दूसरी लहर की, तो तीसरी लहर की और क्या व्यवस्था की जा रही है? 1 लाख से ज्यादा बेड हमारे तैयार हैं पहले की तरह। पहले अरब के मुकाबले में 578 नए ऑक्सीजन प्लांट पूरे यूपी में लगे हैं, जिसमें 11 प्लांट अकेले गाजियाबाद में लगे हैं। ये तो सरकारी क्षेत्र में। लगभग इतने ही ऑक्सीजन के प्लांट सब जगह लगे हुए हैं, तो कोई तैयारी में कहीं कोई शिथिलता नहीं है। मैन पावर इतनी ज्यादा विकसित कर ली गई है, इतनी ज्यादा ट्रेन कर ली गई है कि एक दिन 78,000 वैक्सीनेशन एक ही दिन में करके हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी हैं और स्वास्थ्य सैनिक हैं उन्होंने करके दिखाया। 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगने वाली है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या व्यवस्था रहेगी? प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है, तो एक बहुत बड़ी बात है। अगले 3 दिन के अंदर केंद्र सरकार से ये इंस्ट्रक्शन आ जाएंगी जो आपके माध्यम से हम जनता तक पहुंचाएंगे। तो बूस्टर लगना है सर, उसके लिए भी इंस्ट्रक्शंस लिखित में आएंगी, क्योंकि ये मेडिकल का मामला है, तो जब तक लिखित में नहीं आ जाए हमारा कुछ भी बोलना उचित नहीं। आखिरी सवाल, विपक्षी बहुत आरोप लगा रहे हैं कि रैलियां हो रही है, चुनाव टालना चाहती है बीजेपी। अरे मतलब उन्हें समस्या किस बात से? रैलियां होने से समस्या है, तो रैली वो भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो अगर हम स्वास्थ्य के ऊपर इसे टालते हैं तो ये जो निर्णय है वो बीजेपी नहीं लेने वाली है, वो चुनाव आयोग लेगा और सरकार लेगी। तो स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग हमारे साथ थे। जो ओमिक्रॉन है उसको लेकर भी सावधानी बरती जा रही है और सभी बातों का ध्यान रखा जा रहा है, विशेष तौर पर वो सभी व्यवस्था की जा रही है। MMG अस्पताल में इस समय सभी चीज की व्यवस्था की जा रही है। रोहित सिंह, न्यूज़ 18 गाजियाबाद। चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतखाबात में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। यहां आप ने 35 सीटों में से 14 सीटों पर जीत दर्ज कर ली, जबकि 5 सीटों पर वो अभी आगे चल रही। ये बीजेपी और कांग्रेस के लिए जबरदस्त झटका माना जा रहा है, क्योंकि अगले साल पंजाब में असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं। ऐसे में आपने बेहतरीन मुजाहरा किया है। चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में मेयर बनाने के लिए किसी भी पार्टी को 18 सीटें जीतनी जरूरी है। तेजस्वी सूर्या ने अपना बयान वापस ले लिया है। मुसलमानों और ईसाइयों को मजहब तब्दील करने की उन्होंने सलाह दी थी। तेजस्वी सूर्या ने कहा था कि मुस्लिम और ईसाइयों को हिंदू मजहब में वापसी कर लेनी चाहिए। तेजस्वी सूर्या बेंगलुरु से बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट हैं। मध्य प्रदेश में 27% OBC रिजर्वेशन मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने समाज से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट में OBC रिजर्वेशन को लेकर 53 अर्जियां दायर की गई थी। OBC रिजर्वेशन के मामले को लेकर कल ही शिवराज सिंह हुकूमत ने पंचायत इंतखाबात को मनसूख करने का फैसला किया था। ऐसे में सभी की निगाहें हाईकोर्ट के फैसले पर मरकूज थीं।
कानपुर में इत्र कारोबारी के घर पर डीडीजीआई के छापेमारी में अरबों रुपए नकद बरामद हुए, जिसके बाद से मुसलसल कन्नौज में भी इसके घर पर छापेमारी के दौरान नकद रकम बरामद हुई है। अब तक पीयूष जैन के दोनों ठिकानों से 257 करोड़ रुपए बरामद हुए। कानपुर में वाक़ पीयूष जैन के घर से हालात का जायजा लेते हुए इसके चौकीदार से बात करने की कोशिश की, लेकिन चौकीदार ने कैमरे के सामने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। कानपुर के इत्र कारोबारी जहां पर डीजीजीआई ने छापेमारी की और यहां से लगभग 257 करोड़ रुपए की नगद बरामद की है। हम उसी मकान के बाहर खड़े हैं जहां से 180 करोड़ रुपए की बरामदगी हुई थी। उसके बाद कन्नौज में जब उनके पुश्तैनी घर के बगल में नए घर में छापेमारी हुई तो वहां से भी तहखाने और दीवारों से लगातार कैश निकला है और कैश की गिनती अभी जारी है। जिस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर जो उनका कानपुर का घर है यहाँ पर बंद पड़ा है, यहाँ पर सन्नाटा पसरा है, आप देख सकते हैं। और हमारे साथ यहाँ पर देखिए जो एक उनके घर की चौकीदारी करते थे वो हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर आप यहाँ पर रहते थे, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? फिर भी यहाँ रहते थे, कभी कोई आता जाता था यहाँ पर? नहीं। आपसे मना किया गया क्या? तो देखिए जिस तरह से हमने कोशिश की इनसे बात करने की कि आप यहाँ पर रहते थे, कोई आता था या जाता था, आखिर इतना कैश यहाँ पर किस तरह से आया, कब आया, ये भी एक सवाल है। क्योंकि इनका ये भी कहना है कि यहाँ पर ये रहते थे लेकिन कभी कोई आता जाता, कुछ आते सामान आते नहीं देखा उन्होंने। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। महाराष्ट्र असेंबली का सरमाई इजलास जारी है। अपोजिशन इजलास के पहले दिन से हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रही है। अपोजिशन असेंबली की सीढ़ियों पर बैठकर एहतजाज कर रहा है। बीजेपी अरकान असेंबली और ओबीसी और मराठा रिजर्वेशन, किसान बदउनवानी मामलों पर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रही है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार रिव्यू पिटीशन में गई है कि एम्पिरिकल डाटा जब तक बनता नहीं तब तक चुनाव को आगे बढ़ाया जाए, या जो राज्यों ने 50% के मर्यादा में कानून बनाया है उसे स्वीकारा जाए। जब महाराष्ट्र का मामला था तो केंद्र की सरकार खामोश बैठी थी। जैसे ही मध्य प्रदेश का मामला आया, सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश एक राज्य के लिए नहीं होता। उस आदेश से पूरे देश के ओबीसी का जो राजकीय आरक्षण है वो संकट में है। देर से क्यों नहीं, लेकिन केंद्र की सरकार जागी है। हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र में भी सभी लोग यही चाहते हैं, जब तक एम्पिरिकल डाटा बन नहीं जाता जब तक चुनाव को आगे बढ़ाया जाए, और नहीं तो 50% की मर्यादा में जो हमने कानून पारित किया है उसके तहत चुनाव हो, और निश्चित रूप से इस विषय को हम आगे लेके जाएंगे। गाजियाबाद के लोनी में गुज़िश्ता कई वर्षों से बढ़े हुए मुआवजे की मांग को लेकर धरना दे रहे किसानों से मिलने आम आदमी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट और यूपी के पार्टी इंचार्ज संजय सिंह पहुंचे। संजय सिंह ने किसानों की तायद की। गाजियाबाद के लोनी में हाउसिंग डेवलपमेंट के जरिए की गई ज़मीन हाउसिंग स्कीम के लिए रजिस्टर्ड की गई थी, जिसका मुआवजा हाउसिंग डेवलपमेंट की जानिब से किसानों को दिया गया था। मंडोला समेत 6 गाँव के किसान मंडोला के हाउसिंग स्कीम के हुसूल अराजी पॉलिसी के खिलाफ बढ़े हुए मुआवजे के लिए गुज़िश्ता 5 सालों से धरना और एहतजाज कर रहे हैं। संजय सिंह इन किसानों की तायद करने के लिए पहुंचे और यकीन दिलाया कि उनके मुतालबात को सरकार के सामने रखेंगे। लोनी के किसानों का जो आंदोलन चल रहा है ये 5 साल से चल रहा है, 5 साल से भी ज़्यादा का वक्त हो गया, और सरकार को बहुत सारे मांग पत्र दे चुके। मैंने चिट्ठियां लिखी, पार्लियामेंट में भी इनका मसला उठाने की कोशिश की, लेकिन सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। जबकि ये एक जायज़ मांग को लेकर बैठे हुए हैं। 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून के मुताबिक इनको मुआवजा दिया जाए, वो कानून का पालन किया जाए। ये तो मेरे ख्याल से कोई नाजायज बात नहीं है। पूरे प्रदेश में जन विश्वास यात्रा का ढोंग कर रही है भारतीय जनता पार्टी। इन लोगों ने विरोध किया तो इन पे मुकदमे किए जा रहे हैं, पुलिस वाले इनके घर पे जा रहे हैं। ये ठीक बात नहीं है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। नवाब मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब बहादुर निज़ाम जंग ने दुनिया को उर्दू जैसी अजीम ज़बान दी तो उर्दू ने हमें गालिब दिया, जिसकी अज़मत के सामने दुनियाए अदब की बड़ी बड़ी अज़मतें सर झुकाती हैं।
आगरा से उभरने वाला ये सितारा जब दिल्ली में मकी हुआ तो देखते ही देखते आसमान सुखन पर छा गया। आज दुनिया शेर सुखन की अजीम शख्सियत मिर्ज़ा गालिब का 224वां यौम विलादत है। इस मौके पर खराज तहसीन व अक़ीदत के तौर पर पेश है एक मुख्तसर सा गालिबनामा। दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। ये न थी हमारी किस्मत कि विसाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। 27 दिसंबर 1797 को अकबराबाद में मिर्जा गालिब मिर्जा अब्दुल्ला बेग के घर पैदा हुए। फर्जंद का नाम असदुल्ला बेग रखा गया। असदुल्ला कम उम्र के थे कि वालिद का इंतकाल हो गया। चचा मिर्जा नसरुल्ला बेग ने उनकी परवरिश की, मगर जल्द ही वो भी फोत हो गए। 13 बरस की उम्र में मिर्जा इलाही बख्श की बेटी उमराव बेगम से उनकी शादी हो गई, जिसके बाद यह खानदान आगरा छोड़कर दिल्ली आन बसा। मगर माली मुश्किलात और गमों ने असदुल्ला बेग का पीछा न छोड़ा, जो पहले असद और अब गालिब के तखल्लुस से शेर कहने लगे थे। गालिब की 7 औलादें हुई, 4 लड़के 3 लड़कियां, मगर कोई जीता न बचा। बीवी ने दूसरी शादी की सलाह दी, मगर तबीयत ने गवारा न किया। रिश्ते के एक भांजे आरिफ को गोद लिया, पाला, मगर वो भी ऐन जवानी में चल बसा। अंग्रेज हुकूमत से जो पेंशन वालिद के इंतकाल के बाद मिला करती थी, वो मुतनाज़ा अंदाज में बंद हो गई। पेंशन की बहाली के लिए बनारस के रास्ते राजधानी कलकत्ता का सफर किया, जहां जदीद दौर की जदीद निशानियां देखकर फिक्र नजर में और वसअत आई, मगर पेंशन बहाल न हुई। आखिर मुगल बादशाह सिराजुद्दीन जफर ने शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ की वफात के बाद उन्हें शाही उस्ताद मुकर्रर किया। नजमुद्दौला और दबीरुल मुल्क के खिताबात दिए और खानदानी तैमूरी की तारीख लिखने का काम तफवीज किया, जिससे कुछ दिन फरागत के गुजरे। लेकिन 1857 की जंग आजादी गालिब पर भारी पड़ी। छोटा भाई हंगामों में मारा गया। गालिब ने गोशा नशीनी इख्तियार कर ली, मगर फिर जैसे ही मुल्क के हालात मामूल पर आए, गालिब की जिंदगी को भी कुछ करार आ गया। शायरी में गालिब ने मुअतक़िदे मीर होने के बावजूद अपनी राह अलग निकाली। मिर्जा बेदिल की शायरी से उनकी ज़हनी कुर्बत भी थी। कहने को गालिब तो थे फारसी के शायर, लेकिन शोहरत और अजमत उन्हें उर्दू शायरी से ही मिली। उनके शेरी दीवान के लातादाद एडिशन आज तक छप चुके हैं, जिनमें कुछ गालिब की जिंदगी में ही छप गए थे। गालिब का दूसरा बड़ा कमाल यह है कि वो जदीद उर्दू नस्र और नस्र में तंज़ व ज़राफ़त के बुनियाद गुजार थे। उनके लिखे हुए खतूत उर्दू नस्र का आला तरीन नमूना है। गालिब अपनी नस्र की खूबियों से वाकिफ थे, चुनांचे उन खतूत का एक इंतखाब उन्होंने अपनी जिंदगी में ही मुरतब कर लिया था। वो उसे किताबी शक्ल में न देख सके। इसके छपने से तकरीबन 1.5 महीना पहले ही 15 फरवरी 1869 को गालिब का इंतकाल हो गया। 19वीं सदी के हिंदुस्तान का गालिब आज पूरी दुनिया का गालिब बन चुका है। 20वीं सदी में उनका कलाम दुनिया की तमाम अहम जुबानों में तर्जुमा हो गया। सोहराब मोदी ने उनकी जिंदगी पर एक खूबसूरत फिल्म बनाई, जिसे हिंदुस्तानी फिल्मों का पहला नेशनल अवार्ड मिला। जिंदगी से मायूस खुदा से शिकवा करता आ रहा था, पिला दे ओग से साकी जो हमसे नफरत है, प्याला अगर नहीं देता न दे, शराब तो दे। गुलजार ने एक टीवी सीरियल बनाया जिसने नौजवान नस्ल को गालिब का दीवाना बना दिया। अंदर है क्या बेगम? कुछ खाली बोतलें, कुछ शिकस्ता प्याले, बस। बाहर फेंकवा दो उन्हें। गो हाथ को जुम्बिश नहीं, आंखों में तो दम है, रहने दो अभी सागर और मीना मेरे आगे। और अब 21वीं सदी में भी गालिब की मकबूलियत का ये सफर इसी तरह जारी है और भी दुनिया में सुखदवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां।
हाजी मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब का 224वां यौम पैदाइश है। दिल्ली के निज़ामुद्दीन इलाके में वाक़ इनके खस्ता हाल मज़ार पर हर साल अक़ीदत के चंद फूल चढ़ा दिए जाते हैं और आंखें मूंद कर फातह ख़ानी हो जाती है, लेकिन इस अजीम शायर के मज़ार की खस्ता हाली किसी को नज़र नहीं आती और ना ही इसकी मरम्मत की कोशिश की जाती है। हुकूमती सतह पर इसकी कोई ख़ास देख रेख नहीं है। मज़ार की जालियाँ टूट चुकी हैं, हज़ारों लोग इस जगह से रोज़ाना गुजरते हैं, लेकिन खस्ता हाली की वजह से इन्हें इस अजीम शायर का मज़ार नज़र नहीं आता। सर, गालिब किसी कौम के शायर नहीं हैं, वो हिंदुस्तान के शायर हैं। और अगर हमारी सरकार उर्दू की फ़रोग़ के लिए या गालिब की मशहूरी के लिए अगर कोई प्रोग्राम नहीं करना चाहती या नहीं करती तो वो गलत है। अगर सरकार कुछ नहीं करना चाहती तो हम सब सिटीज़न्स का ये फ़र्ज़ बनता है कि हम गालिब और उर्दू की फ़रोग़ के लिए कुछ अपने आप एफ़र्ट्स करें। बहुत से लोगों का, कुछ शायरों का ये मानना है कि अगर गालिब किसी इंग्लिश में लिखते, अगर इंग्लिश में शायरी करते तो आज इंग्लिश के वो सबसे बड़े शायर होते। तो आप उनकी टैलेंट को, उनकी जो काबिलियत है उसका अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि दूसरे शायर उनके बारे में क्या फ़ील करते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि भारत जैसा रत्न जैसा अवार्ड भी गालिब के लिए एक छोटा रहेगा। हुकूमती सतह पर 1969 में प्रोग्राम हुआ था कि जो पूरी दुनिया के अंदर जो था उसका सेंटेनरी मनाई गई थी। उसके बाद में बस ये इदारे बना दिए गए हैं, अब इन्हीं के ऊपर छोड़ दिया गया है कि भाई यही इदारे जो है उनको याद करें, उनके ऊपर सेमिनार मुनक्किद करें, मुशायरे करें या दीगर जो भी प्रोग्राम करने हैं तो वो इदारे करें या इंडिविजुअल जो है लोग करें। बाकी ऐसा हुकूमती सतह पर तो कुछ नहीं हो रहा है। तो हिंदुस्तान में ये लगता है ना कि अदब परस्ती वैसी नहीं है जैसे मगरिब में है, जैसे दूसरे मुल्कों में है। तो गालिब का मुकाम सबसे बुलंद है। तो चाहे किसी भी ज़बान के शायर को लें, आप गालिब को जानते हैं, किसी बच्चे से पूछिए, आप जिससे खुद ही कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में उन्हीं के शेर पढ़े जाते हैं। तो गालिब का मकाम जो है वो अवार्ड से, एजाज़ से बहुत बुलंद है। गालिब के साथ नाइंसाफ़ी की रिवायत कोई नई नहीं है। अपनी ज़िंदगी में भी गालिब को इन नाइंसाफ़ियों की शिकायत रही थी। इन तमाम नाइंसाफ़ियों के बावजूद गालिब आज भी क्यों गालिब हैं, बस इस शेर से समझ लीजिए जो गालिब ने खुद कहा था, हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़ बयां। और कैमरामैन फिरोज़ वानी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में हिंदू धर्म संसद का इनेकाद किया जा रहा है और इसमें शामिल साधु संत अपने मुतनाज़ बयानात से सुर्खियों में आ रहे हैं। इसी तरह का मामला छत्तीसगढ़ के दारुल हुकूमत रायपुर में मुनक्किदा धर्म संसद में भी तनाज़ात के साथ ख़त्म हुआ। धर्म संसद के आखिरी दिन संत कालीचरण ने बाबा कौम महात्मा गांधी के बारे में मुतनाज़ बयान दिया। वहीं इन्होंने बापू को मुल्क के तकसीम का जिम्मेदार ठहराया और महात्मा गांधी के कातिल नाथूराम गोडसे की सताइश की। इसलिए इस्लाम का टारगेट राजनीति के द्वारा राष्ट्र कब्जाना है। उन्होंने हमारे आंखों के सामने 47 में कब्जा लिए भैया, दो कब्जा है हमारे आंखों के सामने। ईरान, इराक, अफगानिस्तान तो पहले ही कब्जा चुके थे। बांग्लादेश और पाकिस्तान हमारे सामने कब्जाया, उन्होंने राजनीति के द्वारा कब्जाया। मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश, और नाथूराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला। देखो, ऑपरेशन करना बहुत जरूरी होता है, ये फोड़े फुंसियों का, नहीं तो ये कैंसर बन जाते हैं। आपको मैं दंगे धोखे करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, दंगे धोखे करने की जरूरत नहीं है और आपकी तैयारी भी नहीं है, आपकी तैयारी भी नहीं है। मुसलमानों की फुलफिल तैयारी है, आपकी तैयारी नहीं है। ये पुलिस वाले न होते तो अपना सत्यानाश हो चुका था। तो धर्म संसद के स्टेज से कालीचरण महाराज ने बाबा कौम के बारे में कई नाजेबा कलमात का भी इस्तेमाल किया। उनके अल्फाज इतने जहरीले हैं कि हम अपने नाज़रीन को वो सुना भी नहीं सकते। वहीं मामले पर असदुद्दीन अवैसी ने ट्वीट करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। इन्होंने कहा है कि कांग्रेस लीडर की सरपरस्ती में मुसलमानों के कत्लेआम की बात की गई। FIR सिर्फ गांधी जी वाले बयान पर दर्ज हुई। क्या हम ये समझे कि हमारे कत्लेआम की बातें तशवीशनाक नहीं है?
राहुल गांधी को सम्मेलन से दूर रखा गया, ये अफसोसनाक है। क्या हम ये समझें कि हिंदू बनाम हिंदुत्व वाली बातें महज जुमला थी? बघेल जी उत्तर प्रदेश में धरना दे सकते हैं, लेकिन मजहब के नाम पर खुद इनकी रियासत में क्या हो रहा है? छत्तीसगढ़ के धर्म संसद में महंत राम सुंदरदास जैसे मिसाली संत साधु भी मौजूद थे, जिन्होंने बाबा कौम महात्मा गांधी के बारे में दिए गए इस मुतराज़े बयान की सख्त अल्फाज में मजम्मत की और धर्म संसद छोड़कर चले गए। इन्होंने कहा कि जिस स्टेज से बाबा कौम के बारे में नाजेबा कलमात इस्तेमाल हो, वो उस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बन सकते। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं इस बात को कि इस धर्म संसद से, इस मंच से जिस बात को कह के गया कह के यहां से चले गए, अब आप बताइए, उसने तो खुद ताली बजाए थे, क्या महात्मा गांधी सही में, क्या महात्मा गांधी, टीवी का रिकॉर्ड आप देखिए, यही सब तक उच्चारण किया गया यहां से, और ताली उनसे खूब बजी थी। सन 1947 का वह घटना याद करिए जिस परिस्थिति वश भारत स्वतंत्र हुआ। वह महात्मा गांधी ने क्या कुछ नहीं किया जिसे राष्ट्रपिता का के उपाधि से नवाजा गया। अब उनके विषय में इस धर्म संसद से ऐसी बात, ये हमारा सनातन धर्म नहीं हो सकता। मैं बहुत क्षमा चाहता हूं आप सबसे, लेकिन इस धर्म संसद में अपने आप को अलग करता हूं, पृथक करता हूं। धन्यवाद। बेंगलुरु की एक मस्जिद ने इलाके में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद, खुशदामनी, खुशहाली को परवान चढ़ाने की खूबसूरत कोशिश की है। शहर के हिंदू अक्सरियती इलाके हौसली में मौजूद जामा मस्जिद ने अपनी समाजी खिदमात के जरिए इलाके के हिंदू भाइयों को मुतासिर किया। कोरोना वबा के दौरान गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करना, वैक्सीनेशन के कैंप मुनक़िद करना और अब मुफ्त हेल्थ कैंप मुनक़िद करके इलाके के लोगों को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश की है। मस्जिद के अहाते में मुनक़िदा मुफ्त तिब्बी कैंप से हिंदू और मुसलमान सब ने फ़ायदा उठाया। मस्जिद के खतीब व इमाम मौलाना मुफ्ती रफ़ीउल्लाह ने कहा कि इस्लाम का सबसे बड़ा पैगाम इंसानियत का है। इस्लाम ने अड़ोस पड़ोस के हुकूक अदा करने की तलकीन की है, चाहे किसी भी मजहब से इसका ताल्लुक क्यों ना हो। वहीं कैंप में हिस्सा लेने वाले बरादरान वतन ने मस्जिद की इस खिदमत पर खुशी का इजहार किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी।